शुरू करते हैं चैप्टर। हमारा चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट हैं। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स जैसे क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये हो सकते हैं फैट, ये हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इन सबको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लिखिए फिर पढ़ते हैं। अब अगर हम किसी प्लांट के या एनिमल सेल के या इवन किसी माइक्रोब के सेल का एनालिसिस करें तो उसमें क्या मिलेगा, क्या क्या दिखेगा हमें? कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिख सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स दिख सकते हैं। यानी ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और क्या हो सकता है? सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, आयरन, काफ़ी चीज़ें हो सकती है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस, बहुत कुछ हो सकता है। लिविंग टिश्यू में बल्क में ये चार चीजें होती है। मतलब नियरली 98% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। नॉर्मली किसी भी लिविंग टिश्यू में नियरली 3% नाइट्रोजन होता है। यानी ये तीनों मिलकर 95% होते हैं। ये एक टेंटेटिव डेटा है जो हमें ध्यान रहना चाहिए कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलाकर लिविंग टिश्यू का करीब 95% बनाते हैं। नाइट्रोजन करीब 3% देता है। चलें आगे। अब अगर हम अर्थ क्रस्ट का एनालिसिस देखें, अगर हम अर्थ के सरफेस का एनालिसिस देखें, अर्थ के सरफेस का जो एनालिसिस है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इट इज वेरी मच सिमिलर टू कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। अर्थ क्रस्ट में क्या क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और क्या हो सकता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ये सब कॉमनली अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है चीजें। और क्या हो सकता है अर्थ के क्रस्ट में? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ चीजों को अगर हम छोड़ दें जैसे लिथियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
इनको छोड़कर बाकी जो कुछ है वो लिविंग टिश्यू में भी है। बेरिलियम बहुत कम, पर सेम इन लिविंग टिश्यू as well as earth crust, that is upper surface of earth. तो ये टेंटेटिव मैंने जो ये लिखा है, इसमें मेनली ये जो ऊपर के 6 एलिमेंट मैंने लिखे हैं, ये क्या है? ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। केमिस्ट्री में जब आप पीरियड टेबल पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल का मतलब क्या है कि इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो हैं वो अल्कलाइन है। तो ये सब अर्थ के सरफेस में हैं, ठीक है, लाइटर एलिमेंट हैं तो अर्थ के सरफेस में ऊपर की तरफ है। डीप इन द अर्थ जब हम जाएंगे तो हमें हैवी मेटल्स मिलते हैं, है ना। आयरन कहाँ मिलता है? सॉइल में डीप खोदने पर जाके मिलेगा, गोल्ड सिल्वर ये सब डीप जाके मिलेगा। सरफेस पर क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब। अब ये सब अर्थ क्रस्ट में तो हैं, पर ये लिविंग टिश्यू में नहीं है, है ना, यानी नियरली एब्सेंट। यानी अच्छी बात है कि हम अर्थ क्रस्ट में जो चीजें हैं वो हमारे लिविंग टिश्यू से रिलेटेड है। यूं ही अच्छी बात है। अच्छी बात कहने का मतलब साइकिल ऑफ मिनरल, इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है ना कि प्लांट के जो रूट हैं वो जिस सरफेस को फीड कर रहे हैं वहीं से वो एलिमेंट ले रहे हैं, वो प्लांट में आ रहा है, प्लांट से वो एनिमल में आ रहा है, एनिमल से फिर वो डिकम्पोज होकर वापस से रिसाइकल होकर सॉइल में जा रहा है, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन of elements present in non-living and living matter। ये CNR राव का है, ये जो NCERT बुक ने लिया है उनका एनालिसिस है जिसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं। तो देखो क्या क्या है। हाइड्रोजन ये अर्थ क्रस्ट में है और ये डेटा ह्यूमन बॉडी में है। तो अर्थ क्रस्ट में 0.14 है, ह्यूमन बॉडी में थोड़ा ज्यादा है, 0.5%। कार्बन बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, 0.03%। लेकिन लिविंग टिश्यू में इसका अमाउंट ज्यादा है। इसी तरह ऑक्सीजन वैसे 46% है, कंसिडरेबली लार्जर अमाउंट है, लेकिन इससे ज्यादा लिविंग टिश्यू में है। तो कंपैरेटिवली कार्बन अगर हम देखते हैं तो कार्बन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। कार्बन इज मच मोर इन लिविंग टिश्यू। देन अर्थ सरफेस में नाइट्रोजन बहुत कम है, पर लिविंग टिश्यू में नाइट्रोजन सफिशिएंट। उसके बाद सल्फर। अच्छा, क्या हमें एक एक वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है? ऐसा नहीं है, हमें बस एक टेंटेटिव आइडिया रहना चाहिए, हमें बेसिक आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का हमें आइडिया ऑलरेडी है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आइडिया है। अब पूछा इन सब में सबसे ज्यादा क्या है लिविंग टिश्यू में? ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन के बाद क्या है? ऑक्सीजन के बाद कार्बन है, तब जाकर नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। और जो मेटल्स हैं उनमें कैल्शियम, ये ध्यान रखना है, कैल्शियम 3.6% है सॉइल में।
हमारी बॉडी में करीब 1.5%, बोन में, मसल्स में कैल्शियम है। सिलिकॉन सॉइल में तो बहुत ज़्यादा है, अर्थ के सरफेस में बहुत ज़्यादा है, लिविंग टिश्यू में नहीं है। ये बात हम एक आइडिया के तौर पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। बहुत कुछ इसको याद नहीं करना, हमें कोई इसका डेटा नहीं पूछेगा ये 0.03 है, ये 0.3 है, इतना हमें स्पेसिफिक कोई नहीं पूछने वाला, पर आपको एक बेसिक आइडिया है वो रहना चाहिए। अब है लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं लिविंग टिश्यू में वो क्या क्या हैं, देखो जो कंसिडरेबल अमाउंट में एलिमेंट्स हैं वो इतने ही हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। हाँ, ये पोटेशियम है, ये फॉस्फोरस है। अब देखो इसमें रिलेटिवली कम अमाउंट में आयरन है। अच्छा, इस लिस्ट में सोडियम नहीं है, क्लोरीन नहीं है, कुछ और एलिमेंट जो होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, बोरॉन है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, तो वो सब हमने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो स्पेसिफिक है। जैसे कुछ प्लांट टिश्यू में ऐसे देखते हैं अगर तो सिलिकॉन भी है, और सिलिकॉन कहाँ है, मोनोकॉट के स्टेम में बहुत स्मॉल अमाउंट में सिलिकॉन होता है। तो इन जनरल जो मेजर अमाउंट में है ये सब है। अब हमें इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जब हम प्लांट में न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमें कैसे याद रखना कि कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, कौन कौन से हैं। पहली बात, इसमें एक बात बस ध्यान रख लो, ये जो आयरन है ये ठीक बाउंड्री पर है। कुछ लिविंग टिश्यू में, स्पेशली कुछ प्लांट में ये मैक्रो न्यूट्रिएंट में है, पर इन जनरल ये माइक्रो में है। तो कन्फ्लिक्ट आयरन को लेकर रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको याद कैसे रखना, तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी कहानी बना लेते हैं। एक आदमी मान लेते हैं जिसका नाम था सी हॉपकिंस। तो कोई एक अंकल थे जिनका नाम है सी हॉपकिंस, वो एक कैफे चलाते थे। तो हम कहेंगे सी हॉपकिंस कैफे इज मेजर फॉर लाइफ। अब आप एलिमेंट्स गिन लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम। आयरन डिबेटेबल है, ये मैंने आपको बता दिया कि आयरन को बेसिकली हम वैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट में लेते हैं, ठीक है। और ये जो मेजर है ये मैग्नीशियम के लिए है। तो एक निमोनिक जैसा हो गया, एक ट्रिक जैसा हो गया आपको ये याद रखने के लिए कि यही सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। आगे बढ़ें, लिख लो। बढ़े, amount of carbon and hydrogen is higher in living tissue compared to earth crust या फिर आप सॉइल कह सकते हैं, ठीक।
कार्बन हमने कितना देखा था? 18.5%, हाइड्रोजन 0.5%। तो लिविंग टिश्यू में इनका अमाउंट ज्यादा है। सॉइल में कितना था या अर्थ क्रस्ट में? एटमॉस्फेयर में भी उतना ही है, अर्थ क्रस्ट में भी उतना ही है, 0.03%। हाइड्रोजन कितना है? 0.1415%। चलें, अब देखिए, अगर हम केमिकल एनालिसिस करें, हम मॉलिक्यूल्स देखें कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सब्सटेंस हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या है और हम इसको देखेंगे कैसे, हम इसका पता कैसे लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू लिया, इसको ड्राई किया। ड्राई करने का मतलब क्या है? वाटर निकल गया यहां से, तो अब हमारे हाथ में क्या रहा? डेड एंड ड्राइड टिश्यू। एक लिविंग टिश्यू को डिहाइड्रेट करने का तरीका क्या है कि आप उसको सनलाइट में, प्लांट के लीव्स हैं, स्टेम है, उसको कट करिए, सनलाइट में उसको ड्राई करिए, या फिर हॉट एयर ब्लो करके उसको ड्राई करिए, तो जो वाटर कंटेंट है वो निकल गया। अब वाटर बल्क में है, 60, 70, 80%, 90% भी हो सकता है किसी लिविंग सेल में। वाटर जब निकल गया तो उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अब बहुत कम है, नहीं के बराबर है। अब जो कुछ भी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिक मैटर बचा था वो है। अब इस ड्राइड टिश्यू का हम एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और हम इसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसको ग्राइंड कर दें और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर दें तो हमें मॉलिक्यूलर एनालिसिस मिल जाएगा। अगर हम इसको बर्न कर दें तो हमें ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड मिल जाएंगे। तो केमिकल एनालिसिस लिविंग टिश्यू का हम दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है? एक है मॉलिक्यूलर एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे उसमें क्या क्या हो सकता है। अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, अमाइन, अमाइड, ये सब हो सकता है। दूसरा तरीका है ऐश एनालिसिस। ऐश एनालिसिस यानी सफिशिएंट ऑक्सीजन देकर उसको बर्न कर लें और एलिमेंट का पता लगाएं। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे अभी। ऐश एनालिसिस इज
एलिमेंटल एनालिसिस। बढ़े आगे। एसिड सॉलेबल पूल में हम जब किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो ये है केमिकल एनालिसिस। यानी ऐश एनालिसिस है, एलिमेंटल एनालिसिस केवल एलिमेंट का, ठीक है। वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ड्राई करके सफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न कर देते हैं, वो देखेंगे आगे। फिलहाल अगर हम केमिकल मॉलिक्यूलर एनालिसिस देखें तो ये जो लिविंग टिश्यू है ना, देख लो फिर से, ये जो लिविंग टिश्यू है इस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड कर दिया फिजिकली, ठीक है, ग्राइंडर में कर दिया या मोटर पेसल लेकर जैसे मेडिसिन वगैरह को मिक्स करते हैं इस तरह का। मोटर एंड पेसल से ग्राइंड किया एंड डिसॉल्व्ड इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, यानी ये एसिटिक एसिड था, इसके तीनों हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बन गया। अब डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व करने के बाद ये जो सॉल्यूशन बचा ना, चीज क्लॉथ या कॉटन से उसको हम फिल्टर करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम फिर अगले पेज में देखते हैं। हो गया, ये हम मॉलिक्यूलर एनालिसिस देख रहे हैं, ठीक है। ये इस वाले पार्ट को कि लिविंग टिश्यू लिया, उसको मोटर पेसल में ग्राइंड किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ही क्यों डिसॉल्व करते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो प्रिजर्व रहती है, यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिके कम होता है। जब हम फिल्टर करेंगे तब हमें दो चीजें मिलती है। फिल्टर करने के बाद एक तो हुआ जो फिल्टर से पास हो गया, यानी एसिड सॉल्युबल पूल, यानी फिल्ट्रेट। तो एसिड सॉल्युबल पूल इज फिल्ट्रेट। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जनरली उनका जो मॉलिक्यूलर मास है $800 to 1000 डाल्टन। माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट शुगर जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, स्मॉलेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन के यूनिट यानी अमाइनो एसिड, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जो फिल्टर नहीं हुआ वो है रिटेंटेट, जो रिटेन रह गया। तो वो रिटेंटेट क्या है, मॉलिक्यूलर मास 800 से 1000 डाल्टन, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। रिटेंटेट यानी जो फिल्टर नहीं हुआ, तो इनका मॉलिक्यूलर मास 10 किलो डाल्टन से ज्यादा है।
जनरली ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, किलो यानी 1000, मैक्रोमोलिक्यूल। समझ गए? अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें पॉलीसैकेराइड यानी लार्जर शुगर, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च, जैसे ग्लाइकोजन, ये सब, सेलुलोज। इसी तरह इनमें क्या हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड यानी लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो इन माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, इन सारे केमिकल्स का हम एनालिसिस कर सकते हैं अब, कि कितने तरह के एल्डिहाइड हैं, कितने तरह के अल्कोहलिक कंपाउंड हैं। चलें, बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स, जैसे देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब तो यहां मिलेगा, लेकिन 1000 ऑफ ग्लूकोज का पॉलीमर एक सेलुलोज है, बड़ा मॉलिक्यूल है, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हुआ, तो वो रिटेंटेट में मिल गया। समझ गए? प्रोटीन के यूनिट, छोटे छोटे अमाइनो एसिड यहां मिलेंगे, पर जो लार्ज प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, वो यहां मिलेगा। सेल में तो छोटे और बड़े हर तरह के मॉलिक्यूल हैं। तो जो कार्बन कंपाउंड्स हमें मिलेंगे, कार्बन कंपाउंड्स, वो क्या होंगे? वो यही सब होंगे, कार्बोहाइड्रेट में स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इसी तरह सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इन्यूलिन, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल, ये सब माइक्रोमोलिक्यूल। दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह प्रोटीन, तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स भी मिल सकते हैं, और पॉलीपेप्टाइड भी। ये माइक्रोमोलिक्यूल हो गए, ये मैक्रोमोलिक्यूल हो गए। इन्यूलिन, इन्यूलिन एक शुगर है, डालिया प्लांट के रूट में होता है, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। जैसे हमने कहा ना अभी कि सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब ग्लूकोज के पॉलीमर है। ये इन्यूलिन जो है, ये ओनली फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ठीक है। इसी तरह फैट या लिपिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है। और इसी में जो कॉम्प्लेक्स फैट है, लार्जर फैट है, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल हो जाएगा। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए, आरएनए,
ये मैक्रो मॉलिक्यूल हो गए, और इन्हीं के यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, तो ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल हो गए। इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। बढ़े आगे। ऐश एनालिसिस। अगर ड्राई टिश्यू को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर देंगे, it yields oxides and hydroxides of metals। बर्न करेंगे तो क्या होगा? CO2 and water evaporates। तो मेटल कौन कौन से हैं इनका पता लग जाएगा, और जिस वॉल्यूम में CO2 और वाटर निकला उससे कार्बन और हाइड्रोजन का अंदाजा मिल जाएगा। तो ये एलिमेंटल एलिमेंट कौन कौन से हैं, किस रेशियो में प्रेजेंट हैं। केमिस्ट्री में जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं तब आप वहां एम्पिरिकल एनालिसिस करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कि 10% कार्बन है, 15% ऑक्सीजन है। तो ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये लिविंग टिश्यू में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा केमिकल कंपाउंड रहा होगा। तो सेम प्रोसेस यहां भी अप्लाई होता है। अब एसिड सॉल्युबल पूल में सबसे कॉमन एनायन है सल्फेट एंड फॉस्फेट। बढ़े आगे। एसिड इनसॉल्युबल पार्ट, इसमें ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स लिख चुके हैं हम ऑलरेडी। बढ़े। कोई परेशानी नहीं इसमें। मॉलिक्यूलर एनालिसिस करने पर एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, है ना, उसी को एक बार फिर से देख रहे थे। अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, ये सब हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए अमाइनो एसिड होते क्या हैं।
अमाइनो एसिड होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये मीथेन है, इस मीथेन से अगर ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं अमाइन से, एसिड ग्रुप से यानी COOH से और एक कार्बन चेन से, तो ये कहलाएगा अमाइनो एसिड। यानी हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। ये मीथेन है और 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो। ये H फिक्स है, ये एसिड ग्रुप फिक्स है, ये NH2 ग्रुप फिक्स है। तो चेंज क्या होता है? ये R, this R is variable group. ये R 20 टाइप्स के होते हैं हमारी बॉडी में, इसीलिए हमारे पास 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं। कुछ नॉन स्ट्रक्चरल अमाइनो एसिड भी हैं हमारी बॉडी में वैसे, जो किसी मेटाबॉलिक पाथवे में इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, पर बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने वाले यही 20 अमाइनो एसिड हैं। इवन फंक्शनल जो एंजाइम्स हैं वो भी इन्हीं 20 अमाइनो एसिड से ही बनता है। चलें हम आगे। ये R वेरिएबल ग्रुप क्या हो सकता है? This R can be CH3, C2H5, can be aromatic group यानी बेंजीन या उसका डेरिवेटिव, और any other carbon chain। तो ये R अलग अलग टाइप के 20 टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ अमाइनो एसिड के एग्जांपल्स देखते हैं। ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जिसमें इस वेरिएबल पोजीशन पर हाइड्रोजन है, इसे हम बोलते हैं ग्लाइसीन। दिस इज स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। Only one optically inactive amino acid। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक चीज होती है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। प्लेन पोलराइज लाइट को उस मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन लेफ्ट या राइट की तरफ रोटेट करता है। तो सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट, this smallest amino acid, glycine. This glycine is optically inactive।
जहां पर इस R ग्रुप की जगह मिथाइल आ गया, CH3 आ गया, ये कहलाता है एलेनीन। दिस इज स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव अमाइनो एसिड। आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें एक कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल का मतलब होता है वो कार्बन जिसके चारों बॉन्ड डिफरेंट हैं, तो इसे हम कहते हैं कायरल। तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट हैं, इसलिए कायरल सेंटर है। तो ये एक अमीनो एसिड हो गया ग्लाइसिन, याद रखना है, एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम बना हुआ है, तो बार बार पूछा जाएगा। दिस इज एलेनीन एंड द थर्ड वन बस एलेनीन का एक हाइड्रोजन हटकर OH2 लग गया, OH लग गया। यानी किसी भी अमाइनो एसिड में एक हाइड्रोजन, एक अमाइन, एक एसिड, ये तीन ग्रुप तो फिक्स। अमाइनो एसिड डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि उनमें ये जो R फंक्शनल ये जो चेन है, ये अल्काइल ग्रुप है, एरोमेटिक है, इसका नेचर जैसा जैसा होता जाएगा अमाइनो एसिड वैसा होता जाएगा। दिस इज सेरीन। तो ये तीन अमाइनो एसिड कम से कम स्ट्रक्चर के साथ हमें पता रहने चाहिए। बढ़े आगे। लिख लिया। 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं। ये 20 टाइप्स के क्यों हैं? क्योंकि ट्वेंटी टाइप्स ऑफ R ग्रुप अटैच है अमाइनो एसिड में। अब कुछ अमाइनो एसिड हैं जो एसिडिक हैं, यानी उनमें COOH एसिड ग्रुप ज्यादा है अमाइन के कंपैरिजन में, तो ये कहलाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड। जैसे ग्लूटामिक एसिड, जैसे एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप ज्यादा है, जैसे लाइसीन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिसमें बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जैसे ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलानीन। हाँ, कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन है, तो इन तीन में से आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों हैं। बेसिक कौन है, तो लाइसीन, एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिखा है, इतना ही पूछा भी है। एसिडिक याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस अमाइनो एसिड के लास्ट में, जिसके नाम में ही एसिड लिखा है, दैट इज एसिडिक अमाइनो एसिड। कल की क्लास में यहां से आगे बढ़ाएंगे।